हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन IC38 ट्रेनिंग पार्ट 1। आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। मेरा नाम है रंजित केकान, मैं विकास अधिकारी हूँ LIC ऑफ इंडिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि IC38 एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले कि आपको एक क्वेश्चंस दिया जाएगा और उसके नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है और ये जो एग्ज़ाम रहेगा ये ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, बाद में सब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और बाद में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों? 50 क्वेश्चन रहते हैं। पास होने के लिए कितने क्वेश्चंस आंसर करना है, मतलब सही से आंसर करना है, तो 18 क्वेश्चन आपके सही से आंसर होने चाहिए। ठीक है, तो आपको तकरीबन 35% आपको मार्क लाने हैं, तभी आप पास हो सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या होता है और इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या रहती है। रिस्क का मतलब क्या कि ऐसी कोई भी चीज़ की जो हमारे कंट्रोल के बाहर है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल 1, फायर हो सकता है, फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक है, ठीक है, लाइटनिंग या फिर लैंडस्लाइड, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है उसके कंट्रोल के बाहर रहेगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिस्क। तो ये रिस्क को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि जैसे कि अगर ये सारे रिस्क भी आ जाए या फिर किसी बिजनेस पे हो जाते हैं, किसी पर्सन पे हो जाते हैं, तो फाइनेंशियल लॉस जो होने वाला है उस बिजनेस को या फिर उस फैमिली को, वो हम कैसे कवर कर पाएंगे? तो इंश्योरेंस के हेल्प के साथ हम लोग वो कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया रिस्क क्या होता है। यहाँ पे रिस्क बर्डन के दो टाइप रहते हैं दोस्तों। रिस्क बर्डन, ठीक है, इसमें रहेगा पहला प्राइमरी, दूसरा रहेगा सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि कोई भी एक आपका बिजनेस है, ठीक है, और ये बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा और आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन एक दिन क्या हो गया, यहाँ पे फायर लग गई, यहाँ पे आग लग गई है बहुत सारे दोस्तों। इसके वजह से क्या हो गया, आपका ये जो बिजनेस था वो बंद हो गया। आपको क्या हो गया, ऊपर ये लॉस भी हो गया, सारी मशीनरी जल गई या फिर फर्नीचर चल गया। तो ये क्या हो गया? फाइनेंशियल लॉस। तो अगर डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होता है किसी भी बिजनेस को या फिर फैमिली को, तो ये क्या हो गया आपका? प्राइमरी रिस्क बर्डन। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों? मान लीजिए कि इन्होंने कुछ इंश्योरेंस वगैरह नहीं किया था और इनका जो बिजनेस था विदाउट इंश्योरेंस चल रहा है, तो वो जो मालिक रहेगा या फिर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, उनको क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगा कि अगर कल कुछ हो जाता है, जैसे कि कुछ रिस्क आ जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में, कि कोई भी रिस्क अगर आ जाता है, फायर हो गया या फिर लाइटनिंग हो गया या फिर लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो हमारा जो बिजनेस है यहाँ पे वो तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऊपर से ये जो बिल्डिंग वगैरह, ये जो सारा इन्वेस्टमेंट है, ये भी लॉस में चला जाएगा। तो ये मेंटल प्रेशर रहता है। तो मेंटल प्रेशर की वजह से उनका फिजिकल हेल्थ जो है वो भी खराब हो सकता है और मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा उन पे। तो ये क्या रहेगा आपका? रिस्क बर्डन, सेकेंडरी रिस्क बर्डन। तो इस पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है प्राइमरी रिस्क बर्डन मतलब क्या, सेकेंडरी रिस्क बर्डन मतलब क्या, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों रिस्क ट्रांसफर बेस। अभी हमें पता चल गया है कि रिस्क कौन सा रहता है। कोई भी एंटिटी रहेगा उसके ऊपर अलग अलग रिस्क हो सकते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ रिस्क हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? तो मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रिस्क अवॉइड करना। मतलब मान लीजिए दोस्तों कि कोई भी अगर चीज़ या फिर एक्टिविटी, अगर हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं या फिर किसी चीज़ के नज़दीक जाते हैं तो कुछ रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक बड़ा मशीन है, वो कभी भी मतलब कुछ हर्ट कर सकता है किसी लोगों को, तो उसके नज़दीक में हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, कुछ बहुत बड़ा बॉयलर है, वो कुछ ठीक से काम नहीं करता है, तो उसके नज़दीक में हम लोग नहीं जाते। या फिर मतलब पैराग्लाइडिंग करना या फिर कुछ बोट का राफ्टिंग करना। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो रिस्क में आती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो स्पोर्ट्स रहते हैं वो रिस्क में रहेंगे। तो ये एक्टिविटी जो रिस्क वाली है या फिर ऐसी चीज़ें जो रिस्क वाली है, वो उनके साथ रहना, घर पे लाना, ऐसी सारी चीज़ें, तो ये अगर आप लोग अवॉइड कर देते हो तो इसको क्या बोलते हैं? रिस्क अवॉइड करना, रिस्क अवॉइडेंस।
तो ये हो गया आपका फर्स्ट वे टू ट्रांसफर द रिस्क। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, रिस्क रिटेंशन। मतलब आपको पता चल गया है कि रिस्क अभी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, लेकिन ये स्मॉल लॉस रहेगा। ठीक है, जो भी लॉस रहेगा स्मॉल लॉस रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सेल्फ प्रिपेयर कर देंगे। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस चला रहे हो, वहाँ पे एक मशीन है, ये छोटा सा मशीन है, ये कभी भी बंद पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप इंश्योरेंस नहीं करोगे। आप क्या करोगे, ये जो मशीन है इसका प्राइस है ना, आप किसी छोटे से एफडी बनाओगे या फिर कुछ भी पैसा वगैरह उसके लिए सेव करके रखोगे। तो आप क्या कर रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो। ठीक है, प्रिपेयर करके रख दिया बस आपने एक साइड में। फाइनेंशियल जो भी लॉस होने वाला है ये मशीन बंद पड़ने की वजह से, उसके लिए आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन करके रख दिया। इसको बोलते हैं रिस्क रिटेंशन, खुद ही रिस्क उठाना, इसको बोलते हैं रिस्क रिटेंशन। आगे रहेगा रिस्क रिडक्शन। ठीक है, अभी थोड़ा बड़ा लॉस रहेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी रिस्क है, जो भी फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे। रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, रिस्क तो हो, मतलब फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ कर लेते हो, तो अगर 100 रुपये का लॉस होने वाला था तो वो 50 रुपये पे आ जाएगा। ठीक है, तो लॉस कम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्क रिडक्शन। ठीक है, और उसके आगे जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आपको याद ही रखना है। रिस्क ट्रांसफ़र करना। किसको ट्रांसफ़र करना, एक इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र करना। एक छोटा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देना है, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसके बदले एक बड़ा रिस्क कवर आपको दे देगी। ठीक है, मान लीजिए कि कोई आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो, 1000 रुपये का आपने प्रीमियम पे किया, तो आपको तकरीबन 10 लाख का क्या मिल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा। कि इनकेस अगर कुछ रिस्क आ जाता है, अगर कुछ मशीन बंद पड़ जाती है, अगर कुछ लाइफ का लॉस हो जाता है, तो 1000 रुपये आपने पे किया था कंपनी को, कंपनी आपको उस लॉस का 10 लाख रुपए देगी अगर लॉस होगा तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्क ट्रांसफ़र। तो इस पे क्वेश्चन आएगा। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सा रास्ता है कि जिसे यूज़ करके रिस्क ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इंश्योरेंस ये रास्ता है। ठीक है, या फिर इंश्योरेंस क्या करता है, तो इट इज़ द वे टू ट्रांसफ़र द रिस्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि इंश्योरेंस ये प्रोडक्ट क्या है। दो टाइप के प्रोडक्ट रहते हैं दोस्तों, एक रहता है टेंजेबल, एक रहता है इंटेंजेबल। जिसको भी हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजेबल प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा जो रहता है इंटेंजेबल रहता है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। टेंजेबल प्रोडक्ट में कौन सा रहेगा, कुछ इक्विपमेंट रहेगा, मशीनरी रहेगा, बिल्डिंग्स, व्हीकल, स्टॉक, या फिर लैंड रहेगा, कैश रहेगा। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इंटेंजिबल में कौन कौन है, ट्रेडमार्क रहेगा, फ्रेंचाइजी ली है, ठीक है, कॉपीराइट्स है, लाइसेंस किसी चीज़ का लेकर रखा है आपने, गुडविल होता है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू रहती है, पेटेंट्स बना के रखे हैं, यहाँ पे है ब्रांड वैल्यू। ठीक है, तो इसको टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें अफेक्ट करती है। तो इंश्योरेंस कौन सी चीज़ में आएगा, इट इज़ इंटेंजिबल प्रोडक्ट। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है कि इंश्योरेंस इज ए इंटेंजिबल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अभी ओल्ड इंश्योरेंस सिस्टम और न्यू इंश्योरेंस सिस्टम। जैसे कि आज का टॉपिक क्या था कि हिस्ट्री ऑफ द इंश्योरेंस सिस्टम। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस नहीं था एंशिएंट टाइम में। तो वहाँ पे क्या हम लोग क्या करते थे, जैसे इंडियन जॉइंट फैमिली रहती थी, ठीक है, जॉइंट फैमिली रहती थी इंडिया में। तो मान लीजिए कि एक 3-4 लोग हैं, ठीक है, 3-4 लोग हैं, और इनके वाइफ है, चिल्ड्रंस है, ठीक है, हर एक के है। तो इसमें से अगर कोई किसी का भी लाइफ का लॉस हो जाता है, तो बाकी के जो मेंबर रहते थे, ठीक है, तो वो टेक केयर करते थे ये लास्ट वाला जो इंसान था उसके फैमिली का। ठीक है, तो ये सारे लोग मिलके एक साथ रहते थे, और अगर किसी का भी लाइफ का लॉस हो गया, फिर भी वो पूरे फैमिली को लेके एक साथ में चलते थे, उनका भी खर्चा वगैरह जो रहेगा वो एक साथ में करते थे। तो ये हो गया हमारा जो एंशिएंट इंश्योरेंस सिस्टम था, जो कि इंडियन जॉइंट फैमिली सिस्टम था, ये था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ
जैसे ही अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, मतलब सिटी में लोग चले गए, ठीक है, पहले गांव में रहते थे तो एक साथ रहते थे, फिर ये गए सिटी में। फिर सिटी में क्या होता था, एक पर्सन रहता था, उसकी वाइफ रहती थी और 2-3 चिल्ड्रन रहते थे। तो ये सिटी में जब गए तो अकेले पड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंश्योरेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया, जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम काम नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग गांव से आए थे, तो एक सेपरेट एंटिटी करके वो रहने लगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते थे, तो इनको क्या करना पड़ा, फिर मॉडर्न इंश्योरेंस सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ा, ठीक है। ये जॉइंट फैमिली से बाहर पड़ गए, इसलिए इनको नया जो मॉडर्न इंश्योरेंस सिस्टम है उसको ज्वाइन करना पड़ा। तो ये क्या है, तो सबसे पहले जो मॉडर्न इंश्योरेंस सिस्टम है ये लॉयड्स कॉफ़ी हाउस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आएगा कि मॉडर्न इंश्योरेंस सिस्टम का स्टार्ट किसने किया था। तो लॉयड्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था, लॉयड्स कॉफ़ी हाउस इन लंदन, ठीक है। तो ये किसको देते थे इंश्योरेंस, तो ये देते थे लॉस टू शिप्स ड्यू टू पेरिल्स ऑफ सी एंड पायरेट्स। मतलब अगर समुद्र में जो शिप जाती थी कुछ मटेरियल लेके या फिर ऐसे, तो अगर समुद्र में कुछ बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से लॉस होता था शिप को, जो भी पर्सन रहेंगे या फिर जो भी मटेरियल रहेगा वो लॉस्ट हो जाता था, ठीक है। तो उसके वजह से उसके लिए इंश्योरेंस सिस्टम इन्होंने चालू किया। दूसरी चीज़ कि अगर ये कुछ मटेरियल लेके जा रहे हैं और पायरेट्स आ गए, उन्होंने कुछ पूरा मटेरियल वगैरह छीन लिया उनसे, तो उसके लिए इंश्योरेंस सिस्टम इन्होंने चालू किया था। तो ये मॉडर्न इंश्योरेंस सिस्टम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक कंपनी रहेगा, ठीक है, एक कंपनी रहेगा, ये सारे लोग अलग अलग जो है वो कुछ प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है, प्रीमियम पे करेंगे। मान लीजिए इनमें से किसी एक को ही लॉस हुआ, सबको लॉस नहीं होता है, किसी एक को लॉस हुआ, तो जो भी लॉस हुआ है ये कंपनी उस पर्सन का लॉस जो हुआ था उसको रिकवर करके दे देगी, ठीक है। इसको बोलेंगे मॉडर्न इंश्योरेंस सिस्टम। और ये इस कंपनी पे क्यों ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये कंपनी लाइसेंस रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट का लाइसेंस रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है, लिखित कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे गुडविल पे काम नहीं होता है, यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रहेगा, लाइसेंस रहेगा और गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहता है इस कंपनी पे, इसीलिए लोगों ने इस पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये रहेगा आपका मॉडर्न इंश्योरेंस सिस्टम। तो इंडिया में कैसे शुरू हुआ इसका, तो सबसे पहले मॉडर्न इंश्योरेंस जो है वो चालू किया था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने इंडिया में। वो कहाँ पे शुरू किया, कलकत्ता में शुरू किया था 1800 के टाइम में, ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया था, ये ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया था। क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते थे इंडिया में, उनके लिए इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू की थी। तो ये कंपनी सबसे पहले ओनली ब्रिटिशर्स लोग जो रहते थे उनके लिए ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी। बाद में वो डेवलप होता गया, फिर इंडियन कंपनीज आई, फिर इंडियन कंपनीज बहुत सारी बढ़ गई। 1956 तक बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी बढ़ गए। कितने हो गए, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है 245 अलग अलग कंपनी हो गई थी, ठीक है। कब तक, 1956 तक, 1956 तक। फिर बाद में क्या किया, जो हमारा गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने एक एक्ट पास किया, कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, और इसने मर्ज कर दिया सारे जो भी ये 245 कंपनीज थे, 245 कंपनीज, इनको पूरा मर्ज कर दिया और एक ही कंपनी बनाई। कौन सी कंपनी थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसको हम लोग आज LIC के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट कर दी। ये कब स्टार्ट की है, 1 सितंबर 1956, आपको याद रखना है 1 सितंबर, ठीक है, 1956 LIC स्टार्ट हुआ। तो LIC एक ही कंपनी थी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। अभी भी पब्लिक सेक्टर में सिर्फ एक ही कंपनी है, कौन सी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट की है, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 2000 में ईयर 2000 में IRDA सेटअप कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसे 2000 से पहले IRDA नहीं था, सिर्फ LIC खुद का ही काम करता था पूरा इंडिया में। लाइफ इंश्योरेंस का सिर्फ एक ही कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, ईयर 2000 में IRDA की स्थापना की, IRDAI, ठीक है।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना की। और IRDA को बताया कि आप क्या कीजिए, जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रेगुलेट कीजिए। फिर IRDA ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, ठीक है, प्राइवेट वाले भी लोग यहाँ पे आ गए, फिर प्राइवेट वालों को लाइसेंस देना चालू किया, ठीक है। तो ऐसे करते करते आज के डेट में तकरीबन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, ये गवर्नमेंट का कंपनी है, और दूसरा मतलब 24 प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है। और ये टोटल मिला के कितना हो गया, 25 कंपनी हो गए। तो इंडिया में तकरीबन 25 कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक था, और आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि हिस्ट्री क्या है और इसमें से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जहाँ पे भी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आने वाला है, प्लीज़ उसको और एक बार देख लीजिए। थैंक यू।